हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में। रीट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। आपके जो इंग्लिश का पेपर है उसमें सिलेबस में मेंशन किए गए हैं लिटरेरी टर्म्स। तो आज हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे एलिजी। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एलिजी के बारे में बताऊंगी ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो गलत ना हो। इसलिए वीडियो को आपको पूरी देखनी है। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए जी शुरू करते हैं। बेसिकली एलिजी होती क्या है? एलिजी एक तरीके का शोक गीत होता है। मतलब ये तब गाया जाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शोक कब होता है? ऑब्वियसली बात है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो किसी के मरने पर ये पोएम गाई जाती है। उस पोएम को ही हम एलिजी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक पॉइंट कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजी के। द वर्ड एलिजी इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एलिगोस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एलिजी कहाँ से डिराइव हुई है, तो एक लैटिन वर्ड है एलिगोस। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैमेंटेशन। लैमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना, विलाप गीत। तो इसको आपको ध्यान रखना है। लैमेंटेशन एक पर्टिकुलर वर्ड आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो पूछा जाएगा कि एलिजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो उसमें लैमेंटेशन होता है, मतलब उसमें विलाप होता है। और विलाप आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में किसको कहते हैं। ठीक है, शोक करना। सेकंड हमारा पॉइंट है आल्सो नोन एज मॉर्निंग सॉन्ग्स एंड लेमेंटिंग पोएम। एलिजीज को मॉर्निंग सॉन्ग्स भी कहा जाता है, लेमेंटिंग पोएम भी कहा जाता है। अगेन मॉर्निंग का मतलब होता है शोक करना, तो मॉर्निंग सॉन्ग इसलिए कहा जाता है। लेमेंटिंग पोएम्स इनको कहा जाता है, मतलब विलाप गीत। अगेन लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना और लेमेंटिंग पोएम्स होती हैं आपकी विलाप गीत। तो ये आप समझ पाते हैं, ये एक सिनोनिम समझ सकते हैं आप। चलिए मॉर्निंग सॉन्ग्स एंड लेमेंटिंग पोएम्स किसको कहा जाता है, तो आप ये बता सकते हैं एलिजीज को कहा जाता है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एलिजीज के कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप एक एलिजीज को एक पोएट जो है गाता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है ए पोएम विद सीरियस रिफ्लेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस रिफ्लेक्शन इसमें पाए जाते हैं पोएम में। अब सीरियस रिफ्लेक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है? काफ़ी इसका जो नेचर होता है वो सीरियस होता है और जो पोएट होता है वो काफ़ी सीरियसली, मतलब एक गहराई के साथ इस कविता को गाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लीजिए, स्पेशली रिटन ऑन समवंस डेथ। एलिजी कब लिखी जाती है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो किसी के मरने पर एलिजी लिखी जाती हैं। तो तभी इसी वजह से इनको हिंदी में शोक गीत कहा जाता है। पोएट टेल्स अबाउट हिज इमोशंस नोट अ स्टोरी। जब भी एलिजी की बात होती है तो पोएट जो है अपने इमोशंस की बात करता है, स्टोरी की बात नहीं करता। तो स्टोरी एलिजीज में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी कि इमोशंस। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एलिजी सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करती है, तो एलिजीज में इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ 3 स्टेजेस ऑफ लॉस। बेसिकली एलर्जीज में क्या होता है? हमने बोला कि एलर्जीज जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब गाई जाती है। तो बेसिकली ये पोएम है वो किस तरीके से लिखी जाती है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका होता है देयर इज़ ग्रीफ। जब कोई व्यक्ति मरेगा तो सबसे पहली बात है कि किसी भी व्यक्ति को उसका दुख होगा, तो देयर इज़ ग्रीफ। सबसे पहले इसमें पोएट क्या करता है? एक दुख जो है प्रकट करता है किसी के मरने पर। ठीक है, देयर इज़ ग्रीफ, उसको बहुत दुख होता है। सेकंड पार्ट है इस पोएम का, किस तरीके से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रेज ऑफ द डेड वन। जो व्यक्ति मर गया है, जो व्यक्ति जो है हमारा पोएट है, उसका बिलव्ड है, वो जब मर जाता है तो उसकी कुछ प्रेज भी करी जाती है। मतलब ये व्यक्ति ऐसा था, ऐसा नहीं था, ये आप डेली लाइफ में भी अब देखते हैं। तो सबसे पहले इसका पार्ट है देयर इज ग्रीफ, एक विलाप व्यक्त किया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें कवि व्यक्ति की प्रशंसा भी करता है। उसने क्या क्या काम किए हैं पिछले, वो सब कवि देखता है, कैसा उसके साथ उसका रिलेशनशिप था। ठीक है, तो प्रेज करी जाती है डेड वन की। और लास्ट में कंसोलेशन, मतलब सांत्वना दी जाती है, उसको कहते हैं कंसोलेशन। तो 3 स्टेजेस में ये कविता पूरी होती है। पहले ग्रीफ प्रकट किया जाता है, फिर डेड वंस जो होते हैं उनको प्रेज किया जाता है, और लास्ट थर्ड स्टेज होती है कंसोल किया जाता है। ये तो पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब देख लीजिए टोन कैसी होती है एलिजी की। पेसिमिस्टिक टोन होती है, मतलब एक निराशावादी टोन इसकी होती है। ऑब्वियस सी बात है, शोक गीत है तो निराशा तो होगी ही, तो पेसिमिस्टिक टोन होती है। इसमें जो पोएट होता है वो डार्क वर्ड यूज़ करता है। ऑब्वियस सी बात है, डार्क वर्ड का मतलब बहुत ही गहरे शब्द कवि के द्वारा यूज़ किया जाता है। बिकॉज कवि को दुख है, उसको शोक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके दिल से बहुत ही गहरे शब्द निकलेंगे, भारी भरकम शब्द निकलेंगे। इसलिए कहा जाता है इसमें डार्क वर्ड्स का यूज़ होता है। पूछ लिया जाता है कि इसकी टोन कैसी होती है, तो आपने लिखना है पेसिमिस्टिक टोन होती है। और वर्ड्स किस तरह के यूज़ किए जाते हैं? डार्क वर्ड इसमें यूज़ करे जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, एलिजी का सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है। ऑब्वियस सी बात है, शोक गीत होगी तो सीरियसनेस तो उसमें होगी ही। ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी नो कॉमेडी, कोई कॉमेडी पोएट नहीं करेगा। वो उसका जो मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर हमेशा सीरियस रहेगा। तो सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, सीरियस होता है। थीम पूछी जाती है एलिजी की क्या होती है, तो थीम एलिजी की लव होती है, डेथ होती है, वार होती है। अब ये हुई कैसे, डेथ ऑब्वियसली आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाएगा तो एक उसकी थीम होती है। लव कैसे होती है, बिकॉज इसमें बेसिकली ये है कि जो व्यक्ति मरा है वो आपका बिलव्ड वंस है, मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तभी उसी वजह से आपने उसके ऊपर एक शोक गीत की रचना करी। इसी वजह से इसके थीम में जो है लव भी इंक्लूड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट। हाँ जी, फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके के यूज़ होते हैं एलिजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, हाइपरबल इसमें यूज़ होता है, जिसको अतिशयोक्ति कहते हैं हिंदी में, और दूसरा आप बोल सकते हो बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना, वो होती है हाइपरबल। और कैन से एग्जैजरेशन, तो ऐसा भी लिखा सकता है कि एलिजी में क्या यूज़ होता है, तो हाइपरबल यूज़ होता है, जिसको ही एग्जैजरेशन कहते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। और पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी इसमें यूज़ होता है। फिगर ऑफ स्पीच भी आपके सिलेबस में मेंशन है, रीड के सिलेबस में, और उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए। सारे फिगर ऑफ स्पीच उसमें कवर हैं। इंग्लिश ग्रामर करके एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आप प्लीज़ फिगर ऑफ स्पीच देखें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट में या फिर रीट में उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच से, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो हमने बोला है एलएजी में किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होंगे, हाइपरबल यूज़ होता है, पर्सोनिफिकेशन। अब कैसे होता है, अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका कोई दोस्त मर गया, तो उसने एक शोक गीत बनाया, उसने एक एलिजी बनाई, उसने उसमें लिखा है कि इसके मरने से प्रकृति भी रो पड़ी। तो एक किस्म का ये हाइपरबल है, एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। प्रकृति कभी किसी के मरने से नहीं रोती है, तो आपने इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा दिया, इसी को हाइपरबल कहते हैं। तो इसलिए इस तरह के वर्ड इसमें यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली हमने बोला कि डार्क वर्ड यूज़ होते हैं, दिल से निकलते हैं, तो बहुत गहरे शब्द होते हैं ये। पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है, मानवीकरण यूज़ होता है। आप जो है काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी निर्जीव चीज़ों को मानव के साथ जोड़ते हैं, या प्रकृति, जैसे आपने बोला कि प्रकृति रो पड़ी, तो ये इसमें भी एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि रोती प्रकृति नहीं है, रोना इंसान का नेचर है। जब आपने इसको किसी निर्जीव वस्तु के साथ जोड़ा है, प्रकृति के साथ जोड़ा है, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हाइपरबल एंड पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रिब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ एलिजी, मतलब श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि दी जाती है एलिजी में, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिब्यूट हम किसी व्यक्ति को देते हैं, शोक गीत है, श्रद्धांजलि देंगे, तो ट्रिब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ एलिजी। एल्यूजन इज अ पार्ट ऑफ एलिजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूजन का मतलब बेसिकली होता है जब आप कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस लेते हैं, उसे हम एलिजी कहते हैं। वो आप किसी वस्तु का ले सकते हैं, किसी टेक्स्ट का ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का ले सकते हैं, तो पोएट एल्यूजन्स इसमें करता है एलिजी में, तो एल्यूजन इज अ पार्ट ऑफ एलिजी। ये याद रखना है, पूछे जाते हैं ट्रिब्यूशन एंड एल्यूजन इज अ पार्ट ऑफ एलर्जी, और सॉरी एलर्जी नहीं, एलिजी और नॉट, तो ये याद रखना है, ट्रिब्यूशन एंड एल्यूजन एलिजी के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट फोर लाइन्स ऑफ एनी एलिजी इज नोन एज एलिजिक स्टेंजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहली चार लाइनें जो एलिजी की होती हैं उनको हम एलिजिक स्टेंजा कहते हैं। पूछ लेते हैं कितनी लाइन्स होती हैं एलिजिक स्टेंजा में, तो चार लाइन्स हैं। और उनकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। ए बी उनकी राइम स्कीम होती है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ए बी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, देख लेते हैं अभी एलिजी के। एक बहुत ही फेमस एलिजी है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप देख लीजिए। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिजी है, फेमस भी है। इनफैक्ट 1750 में लिखी गई थी बाय थॉमस ग्रे। उनके एक खास मित्र जो है वो मर गए थे, तो उनकी याद में इन्होंने ये एलिजी लिखी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। पूछ लिया जाता है कौन इसके राइटर है, तो आपने लिखना है थॉमस ग्रे। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट इनफैक्ट, सिनोनिम ऑफ एलिजी इज डर्ज। देखिए डर्ज बेसिकली क्या होता है, इसको भी शोक गीत ही कहते हैं हम हिंदी में, लेकिन जब हम बात एलिजी की करते हैं, एलिजी एक लिटरेरी टर्म हो गया, जबकि डर्ज एक सिंपल वर्ड है जिसका मीनिंग भी शोक गीत है। तो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस इस तरह से, व्हाट इज एलिजी, तो उसमें आपके ऑप्शंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें डर्ज भी एक लिखा होगा, तो आपको डर्ज ध्यान रखना है। डर्ज का मतलब होता है विलाप गीत, ये बेसिकली एक सिनोनिम ही है एलिजी का। तो दिस वाज ऑल अबाउट एलिजी। आई थिंक इसी तरह के क्वेश्चन एलिजी से पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आपकी दो या तीन आई थिंक लिटरेरी टर्म्स सिलेबस में मेंशन है, वो हम आगे करवाएंगे। तो आप चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिएगा और अपने सुझाव हमें देते रहिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।